अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी फ्यूचर एसबीआई क्लर्क्स का वेलकम है। 2021 का जो आपका एग्ज़ाम है 10 तारीख से शुरू है, उसी के लिए इस क्रैश कोर्स को हम कर रहे हैं। आज है डे 4। 1 जुलाई से हमने इस कोर्स को शुरू किया था। रोज़ 9:30 बजे आपको एक क्लास मिल रही है आधे घंटे की, 10 जुलाई तक आपको मिलती रहेगी, है ना। ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम 10 मार्क्स का इंप्रूवमेंट करें। मुश्किल है लेकिन हो सकता है, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो 2 काम कर लो। सबसे पहले तो 9:30 बजे का अलार्म लगा लो अपने फ़ोन में। दूसरा, इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो। कंटेंट वही दे रहा हूँ जो प्रीमियम में मिलता है, दूसरी ऐप्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ज़रूर से इसको सब तरफ स्प्रेड करें, है ना। लाइक और शेयर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंबल सेंटेंस है। ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं और ज़्यादा ईजी भी नहीं है। जैसे एक सेंटेंस होता है उसके 4 पार्ट आपको करके दे देता है, उससे थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर 5 सेंटेंस आपको दिए हों उस वाले सेट से थोड़ा सा इजी है। सब लोग कोशिश करें, फिर मैं करवा देता हूँ कैसे करना है। चलो, इसमें आइडली आपको 30 सेकंड्स लगने चाहिए। इस तरह के जो है सेट्स में अपना ऑब्जेक्टिव बनाओ 30 सेकंड में पूरा करने का। फटाफट पढ़ना है अपने को, उसी से अपने को कुछ पॉइंटर्स मिलेंगे। कह रहा है, सो कनाडा पास्ड द वुड्स फर्स्ट एक्ट विच आस्क्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स टू यूज वुड बिफोर अदर मटेरियल्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स। कह रहा है, सो ध्यान देना इसको। कह रहा है, इसलिए कनाडा ने पास कर दिया है वुड्स फर्स्ट एक्ट को, जो कि आस्क करता है बिल्डर्स को, जो कि कहता है बिल्डर और इंजीनियर्स को कि आप यूज़ करें वुड को, आप यूज़ करें लकड़ी को पहले, और किसके, दूसरे मटेरियल्स के, पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर। देखो, ये सो आपको यही बता रहा है, इसलिए को सो या हेंस या देयरफॉर ये बताते हैं। इसलिए किसी चीज़ के कारण को बताते हैं, किसी चीज़ के रिजल्ट को बताते हैं। ये कभी भी आपको फर्स्ट सेंटेंस बन करके नहीं मिलेगा। प्रोबेबली ये लास्ट सेंटेंस होगा आपके पूरे सेट का, है ना। बाकी के सेट पढ़ लेते हैं। कह रहा है, इन कनाडा अबाउट हाफ ऑफ द पाइन ट्रीज माइट डाई सून। कह रहा है, कनाडा में लगभग पाइन के जो ट्रीज हैं उसमें से लगभग आधे जो हैं बहुत जल्दी डाई कर जाएंगे, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फिर आगे कह रहा है, ऑलरेडी द कंट्री इज़ फुल ऑफ देम। ध्यान देना, देम को किसकी बात कर रहा है, ट्रीज़ की। कह रहा है, कंट्री पहले से ही उनसे फुल ऑफ है, भरी हुई है। और जो कैसे हैं, टॉल है, स्पेंडी स्टिक्स पॉपिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। ये बहुत लंबी लंबी और स्पाइंडी गोल गोल घूमी हुई स्टिक्स होती हैं जो पॉप करती हैं आउट ऑफ ग्राउंड, है ना। ग्राउंड से बाहर सीधे सीधे निकली रहती हैं। लास्ट कह रहा है, लेफ्ट अलोन दे विल प्रोबेबली बर्न। अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो प्रोबेबली वो जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। अब देखो, इससे आपको बहुत सारे पॉइंटर्स मिले। मैं आपको जो 4 मिले हैं मुझे बता देता हूँ। पहला मिला है सो, दूसरा मिला है इसमें एक आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया है, कनाडा के अंदर पाइन के जो ट्रीज़ हैं वो बहुत जल्दी मरने वाले हैं। तीसरे वाले में आपको बताया गया देम से, इन ट्रीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। और चौथे वाले में दे लगा के बताया गया है, इन्हीं ट्रीज़ की बात हम कर रहे हैं। प्रोबेबली क्यू जो आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये सेंटेंस पहला सेंटेंस नहीं हो सकता आर वाला, क्योंकि इसमें दैम आ रहा है। दैम किसके लिए आ रहा है पहले उस सेंटेंस में आपको बताना पड़ेगा। ये सेंटेंस भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दे आ रहा है। इसके पहले आपको एक सेंटेंस को बताना पड़ेगा जिसके लिए दे आया है। ये सेंटेंस भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सो आ रहा है। सो का मतलब होता है इसलिए, तो पहले बताना पड़ेगा बात क्या है, फिर बताओगे इसलिए ऐसा हुआ है। तो देखो, क्यू फर्स्ट सेंटेंस बनेगा और क्यू बन रहा है इसमें, यही आपका आंसर है। समझ गए ना। तो आपको पकड़ना मेरे भाई, एक तो नाउन प्रोनाउंस को खास करके, और दूसरा एडवर्ब और कंजंक्शन को। इससे बहुत आइडिया मिल जाता है सेंटेंस में, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा और लास्ट कौन सा है। इजीली हो गए। चलो आगे बढ़े। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं अपने पास इसी तरह के। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। पहले आपको क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग क्वेश्चन में वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। और अगर कहीं ना लगे तो बता देना नो एरर आपका आंसर है। फिर इसने इसमें बीच में एक नोट को भी ऐड किया है। करे जो पार्ट बोल्ड में है वो ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट है। तो जूक बॉक्स को गलत मत मानना, इस पूरे फ्रेज को गलत मत मानना, और रॉयल्टीज जो है अपनी जगह पे बिल्कुल सही पड़ा है। इसके अलावा जो वर्ड्स दिख रहे हैं उसमें आप देखो कहीं पे आपको एरर दिख रही है या नहीं दिख रही। चलो एरर बता दो इसमें कहाँ है। कह रहा है, इंप्रेसिव पॉपुलर ऑफ रेडियो एंड जूक बॉक्सेस बिकेम अनदर प्रॉफिटेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर म्यूजिक इंडस्ट्री, थैंकिंग टू रॉयल्टीज़ फॉर एवरी पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक। कह रहा है, इंप्रेसिव पॉपुलैरिटी या पॉपुलर जो है, जो लोकप्रियता है, समझ गए ना, और किसकी, रेडियो और जूक बॉक्सेस की। कह रहा है ये बन गई, ये जूक बॉक्स एक मशीन होती है, कह रहा है बन गई एक और दूसरा प्रॉफिटेबल सोर्स इनकम का म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। किसकी वजह से भाई, रॉयल्टीज़ की वजह से, हर पब्लिक परफॉर्मेंस की म्यूजिक की जो वो देते थे।
सेंटेंस में एरर कहाँ मिलेगी, अभी ब्रेक कर लो, यहीं एरर मिल जाएगी। द एक आर्टिकल है, इम्प्रेसिव एक एडजेक्टिव है, पॉपुलर को एक नाउन होना चाहिए, लेकिन जैसे ही डिक्शनरी में पॉपुलर को टाइप करोगे ये निकलेगा एक एडजेक्टिव। अरे तुम्हें सब्जेक्ट चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन चाहिए। पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय या फेमस, ठीक है ना। आपको इसकी नाउन फॉर्म बनानी होगी। पॉपुलर की नाउन फॉर्म होती है पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता। तो इनकी पॉपुलैरिटी जो है ना वो बन गया अनदर सोर्स, ना कि पॉपुलर खुद बन गया, फेमस खुद बन गया। फेमस की नाउन फॉर्म होती है फेम, पॉपुलैरिटी होगी, पॉपुलर की होगी पॉपुलैरिटी। तो पहली एरर आपकी सेंटेंस में है, पॉपुलर को काटोगे और इसकी जगह पॉपुलैरिटी को करोगे। पार्ट 8 में एक में जो आपके एरर है पार्ट ए में। अब ध्यान रखना इस सेंटेंस में मैंने एक हिडन एरर भी डाल दी है। पार्ट ए वाली एरर तो बैंक वालों ने दी थी आपको, हिडन वाली मैं दे रहा हूँ। आप पहले कोशिश कर लो फिर मैं बता देता हूँ। चलो, हमारे पास फ्रेज होता है इंग्लिश में बिकॉज ऑफ, दूसरा फ्रेज है ऑन अकाउंट ऑफ, और तीसरा फ्रेज है थैंक्स टू। ठीक है, तीनों का मतलब है कारण से या इस वजह से। बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ या थैंक्स टू। क्या करोगे भाई, थैंक्स टू लिखोगे, थैंकिंग टू नहीं लिखोगे। करेक्ट फ्रेज है थैंक्स टू। ये मैंने जानबूझ के डाली थी। कोई ये मत बोलना सर एग्जाम में आ जाएगा तो मैं ए को करूं या सी को करूं। भाई तेरे एग्जाम में ए को ही एरर बनाया बैंक वालों ने, पर मैंने सी वाली एरर आपको जानबूझ के दी है। थोड़ा दिमाग अपना खुला रखो, आंखों को चौकन्ना रखो, ठीक है। 2 एरर्स हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का मुझसे सवाल होता है सर ये 30-30 मिनट की क्लास बहुत अच्छी लग रही है, 10 दिनों में आप 5 घंटे का SBI पढ़ा दोगे, लेकिन इसके बाद भी हमें पढ़ना हो तो क्या करें। देखो भाई, ऐसी क्लासेस मैं 100 से ज़्यादा आवर्स की ले चुका हूँ और हर मंथ में 4 से 5 आवर्स की और लेता हूँ। तो ये सारी जो पुरानी क्लासेस हैं और हर मंथ की नई क्लासेस हैं, ये आपको मेंबरशिप के जरिए मिल सकती हैं। बैंकिंग में आप देख पा रहे हो ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। अच्छे लेवल के RC, कनेक्टर्स, स्टार्टर्स, प्री और मेंस दोनों के लिए क्लासेस मैं आपको देता हूं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको इनमें मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप SSC और UPSC की तैयारी कर रहे हो तो ये भी आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं कवर्ड है इन क्लासेस के अंदर। ये सारी क्लासेस आपको एज अ मेंबर मिलती हैं। 100 आवर्स से ज़्यादा का कंटेंट है। 3 मेंबरशिप प्लान है, 29 रुपये, 59 रुपये और 159 रुपये। इसके अंदर आपको अलग से राइटिंग स्किल्स की जो है गाइडेंस मिलती है। तो आप इन दोनों ही प्लान्स को समझें अगर आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है इन टॉपिक्स पे। मेंबर बनने के लिए आपको छोटा सा काम करना है, ज्वाइन बटन पे प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करें। यहाँ पे आपको सब कुछ समझाया हुआ है कैसे कैसे आपको पेमेंट करना है और कैसे मिलेगा। नो कॉस्ट नो प्रॉफिट वाले बेसिस पे चला रहा हूँ। ऑफिस से छुट्टी लेता हूँ और इन क्लासेस को लेकर के आता हूँ। 29 रुपये के अंदर ऐसा कंटेंट आपको पूरा मिल रहा है। शुरू करते हैं आगे। चलो, अगेन PQR सा क्वेश्चन है, जंबल सेंटेंस है। ब्रेक करना है सेंटेंस को और बताना है कैसे किस जो है उसके अंदर आप जो है पूरे सेट को जो है बिठाओगे, अरेंज करोगे। चलो पढ़ लेते हैं इसको। दे कैन, ध्यान देना प्रोनाउन मिल गया दे कैन जंप मोस्ट ऑफ देयर बॉडी स्ट्रेंथ अप टू 15 फीट बाय प्रोपेलिंग देयर टेल्स। कह रहा है वो जंप कर सकते हैं अपनी मोस्ट ऑफ बॉडी स्ट्रेंथ से, बॉडी लेंथ से, मतलब उनकी जो लेंथ है ना उससे भी ज़्यादा वो जो है मोस्ट लेंथ से भी ज़्यादा जंप कर सकते हैं, जो कि होती है 15 फीट, है ना। और कैसे, प्रोपेल करके अपनी टेल्स को हवा में जोर से जो है ना, प्रोपेल करने का मतलब होता है नीचे ज़मीन पे दे मारना किसी चीज़ को ताकि आप जो है ऊपर जाओ, है ना। जैसे प्रोपेलर करता है, जैसे रॉकेट करता है, तो अपनी टेल को ज़मीन पे जोर से दे के मारते हैं, प्रोपेल करते हैं और अपने आप को हवा में उछाल लेते हैं। समझ गए। अब ये दे कौन है मेरे को पता नहीं है, ये अपने को आगे पढ़ने से पता लगेगा। कह रहा मोर देन 14 डिफरेंट इकोसिस्टम्स इंक्लूडिंग मैंग्रोव स्वैम्प्स, फ्लडेड पाम सवानास एंड कोरल रीफ बैरियर्स आर फाउंड इन कैरेबियन लार्जेस्ट वेटलैंड ला सिनेजिगा डी जपेटा। अब इसका नाम है। इस सेंटेंस में आप मोस्ट प्रोबेबली एक आइडिया को इंट्रोड्यूस होते हुए देख रहे हो। कह रहा 14 से ज़्यादा जो अलग अलग इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम होता है पर्यावरण, है ना। कह रहा जिसमें शामिल है ये वाला मैंग्रोव स्वैम्प्स और ये वाला और ये कोरल रीफ बैरियर्स। कह रहे ये सब के सब पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं कैरेबिया के लार्जेस्ट वेटलैंड में, जो कैरेबिया के सबसे ज़्यादा जो ज़मीनी इलाके हैं जो वेट हैं, जिसका नाम है ये वाला इलाका। देखो यही मोस्ट प्रोबेबली वो सेंटेंस है जो आपके फर्स्ट सेंटेंस को बनाएगा इस जंबल जो है पैराग्राफ के, है ना। आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोई प्रोनाउन इसमें नहीं आ रहा।
आगे देख लो, इट इज़ होम टू एटलीस्ट 3000 क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्यूबन क्रोकोडाइल्स। कह रहे ये जो है ना होम टू है, होम टू का मतलब क्या है, शरण देने वाला, घर है, ये घर है, शरण देने वाला है लगभग कम से कम 3000 बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड क्यूबन क्रोकोडाइल्स को। एंडेंजर्ड मतलब जो कि डेंजर में अभी फंसे हुए हैं। लास्ट देख लो, क्यूबन क्रोकोडाइल्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू बर्ड्स देन टू अदर रेप्टाइल एंड आर नोटोरियस फॉर लीपिंग आउट ऑफ द वाटर। ये जो क्यूबन क्रोकोडाइल्स हैं बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं बर्ड से, पक्षियों से, बजाय दूसरे रेप्टाइल्स के, रेंगने वाले जानवरों के, है ना। और ये नोटोरियस हैं, ये बहुत ज़्यादा कुख्यात है लीप करने के लिए वाटर के बाहर, पानी के बाहर, आउट ऑफ जो है लीप करने के लिए। मेरे ख्याल से सब लोग कर चुके होंगे इसको, बहुत ईजी है। क्यों आपका फर्स्ट सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि एक आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, ये जो है पानी से बाहर निकलने के लिए नोटोरियस हैं, और ये कितना बाहर निकलते हैं भाई, 15 फीट। तो एस के बाद में पी आ रहा है, ये आपके पास एक बन गया पेयर। एस के बाद में पी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। क्यू से सेंटेंस कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है, बन गया ना इजीली। तो क्यू पहला सेंटेंस हो गया, बता दिया कौन सा जगह है। आर दूसरा सेंटेंस हो गया, इस जगह पे कितने क्रोकोडाइल्स हैं, 3000 क्रोकोडाइल्स हैं। एस तीसरा बन गया कि ये क्यूबन क्रोकोडाइल्स किस लिए कुख्यात हैं, किस लिए नोटोरियस हैं। और बाद में बन गया पी, ये इसलिए नोटोरियस है क्योंकि इतना लंबा ये उछल लेते हैं हवा के अंदर। अब देखो आगे बढ़ने से पहले इसी में मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ जो एरर के क्वेश्चन बनेंगे। होम टू, इसकी जगह आपको लिख करके देता है हाउस टू। जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़ अ हाउस टू या इज़ अ होम टू, और किसके लिए, टेररिस्ट के लिए। तो हाउस टू है ना, गलत हो जाएगा होम टू। ये होम टू एक फ्रेज होता है, ऐसा ना हो होम की जगह हाउस देखो और आप सोचो चलो सिनोनिम है। इस फ्रेज का नाम ही है होम टू, हाउस टू नहीं होता। होम टू का मतलब ये होता है किसी को अपने यहाँ शरण देना, किसी को अपने यहाँ रखना। इसका एक जो है ना वर्ब वाला फ्रेज है, देखो इट इज़ अ होम टू, ये तो एडजेक्टिवल फ्रेज है, इट इज़ होम टू। वर्ब वाला फ्रेज होता है हाउसेज। आप ऐसा भी लिख सकते हो, इट हाउसेज एटलीस्ट 3000 क्रिटिकल एंडेंजर्ड क्रोकोडाइल्स। वर्ब फॉर्म में हाउसेज आ जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म में आएगा होम टू। समझ गए इतनी सी बात। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अच्छे लेवल के एरर के क्वेश्चन है। अच्छा लेवल मतलब पीओ वाला लेवल है, क्लर्क से थोड़ा सा ऊपर आ गए हम, तो करना आना चाहिए आपको। फटाफट से देख के बता दो मुझे कहाँ पे एरर है सेंटेंस में। चलो, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी has sunk dramatically and young people have been robbed of any chance to find a reasonable job। कह रहा है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, एक्सपेक्टेंसी क्या होती है लाइफ की, आपके कितना लंबा आप जीवन जियोगे, 50 साल के, 60 साल के, 100 साल। तो कह रहा है एवरेज जो लाइफ जीने का जो वक्त है वो सिंक कर गया है, डूब गया है। और कितना ड्रामेटिकली, बहुत ज़्यादा, ड्रामेटिकली मतलब एक्सट्रीमली। और यंग पीपल जो हैं वो रॉब ऑफ हो गए हैं, उनसे छीन लिया गया है कोई भी चांस, और किसका, फाइंड करने का, एक रीजनेबल जॉब को, एक ढंग की जॉब को पाने का। तो किसी खराब देश के बुरे हाल बता रहा है, लोग जल्दी मर रहे हैं और यंग पीपल जो हैं कोई भी चांस उनके पास है नहीं अच्छी जॉब को पाने का। देखो इसमें एरर क्या है, एरर आपने यहाँ पकड़ ली होगी, सैंक। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनको देख करके आपको लगता है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन वो एक्चुअल में वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म है सिंक, सेकंड फॉर्म है सैंक, और थर्ड फॉर्म है संक या फिर संकन। ठीक है, संकन। आपको लगाना था यहाँ पे या तो संक लगाना था या संकन लगाना था, हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर इन दोनों में से क्या लगाएं, संक को लगाएं या संकन को लगाएं। पार्ट 1 में तो एरर है, ये तो पता लग गया, लेकिन बताओ तो सही दोनों में से क्या लगेगा। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये धांसू कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, फटाफट सीख लो। ये सारी वो वर्ब्स हैं जिनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव नहीं बन सकती। ये 8 वर्ब्स हैं, और भी हैं 4-5, जितनी मेरे को याद आई फटाफट मैंने डाल दी हैं। बार बार इनको आप देखोगे। मेल्ट की थर्ड फॉर्म होती है मेल्टेड, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म होती है मोल्टन। संग की एडजेक्टिव फॉर्म होती है संकन, श्रंक की श्रंकन, स्ट्रक की स्ट्रिकन, गॉट की गोटन, शेव की शेवन, प्रूव्ड की प्रूवन, और शेयर्ड की शॉन। शेयर का मतलब होता है किसी को काटना, जैसे किसी भेड़ वेड़ के बाल काटते हैं ना भेड़े के, वो शेयर करने का काम होता है, कैंची लेके किसी को काटना बाल वाल, है ना। अब ध्यान क्या देना है, अगर आपको एक्शन दिया जाए सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड या पैसिव वॉइस में बी फैमिली की वर्ब के बाद, तो उस केस में थर्ड फॉर्म यूज होगी ये वाली इन सभी वर्ब्स की। लेकिन अगर सेंटेंस में आपको पास्ट पार्टिसिपल यूज करने के लिए बोला जाए एडजेक्टिव को, उस केस में आप थर्ड फॉर्म की जगह इस एडजेक्टिव को यूज करेंगे। सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ मैं कुछ, एक थोड़ा सा आपके दिमाग में आइडिया लगेगा। द होल वर्ल्ड
ऑफर्ड असिस्टेंस टू द पैंडमिक स्ट्रक नेशन। पूरी दुनिया ने ऑफर किया, असिस्टेंस को दी अपनी सहायता, किसके लिए? पैंडमिक्स के द्वारा स्ट्राइक की हुई, पैंडमिक के द्वारा मार खाई हुई नेशन के लिए। सबसे पहले स्ट्राइक वर्ब को देखें। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्ट्रक। लेकिन अगर एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ करना हो तब स्ट्रक को यूज़ ना करते, हम करते हैं स्ट्रिकन को। अगर ऐसा है तो इस सेंटेंस के अंदर नेशन के लिए पैंडमिक स्ट्रक नाम का एडजेक्टिव हमने यूज़ किया है। वो वाला नेशन जो पैंडमिक से चोट खाया हुआ है, स्ट्राइक खाया हुआ है। इस केस में स्ट्रक को यूज़ ना करके आप लिखेंगे स्ट्रिकन। तो आप बहुत बार फ्रेज देखेंगे पॉवर्टी स्ट्रिकन, पैंडमिक स्ट्रिकन, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रक गलत होगा। याद रखना इन वर्ब्स का एडजेक्टिव फॉर्म अलग होता है और V3 फॉर्म अलग होता है। बाकी सबका एडजेक्टिव और V3 सेम है ना। वैसे ही द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू टेस्ट एन ऑलरेडी प्रूव्ड थ्योरी। साइंटिस्ट लोग ट्राई कर रहे हैं टेस्ट करने को एक पहले से ही थ्योरी को जो पहले से ही प्रूव्ड है। देखो ऑलरेडी प्रूव्ड थ्योरी, टेस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये वाली थ्योरी, और थ्योरी कैसी है? ऑलरेडी प्रूव्ड। प्रूव्ड एक एडजेक्टिव काम कर रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन वर्ब जो है ये प्रूव, इसके साथ एक चक्कर है। ये कहती है मेरी एडजेक्टिव फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म बन ही नहीं सकती, मेरी एडजेक्टिव फॉर्म बनेगी प्रूवन। तो क्या करूँगा भाई, यहाँ पे प्रूव्ड को निकालूंगा, प्रूव्ड को निकालूंगा और इसकी जगह पे मैं काट करके लिखूंगा प्रूवन थ्योरी। बस यहाँ भी यही करना है। द मैन विद अ शेव्ड हेड वो हैज़ शेवन हिज बियर्ड एज वेल। आदमी जिसका सर टकला था, शेव्ड था, उसने शेव कर दिया है अपनी बियर्ड को, अपनी दाढ़ी को भी। यहाँ पे आपको चाहिए वर्ब, यहाँ पे हेड के लिए चाहिए आपको एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है शेवन और वर्ब होगी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म शेव्ड। दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है, ऐसे ये सेंटेंस सही बनेगा। यहाँ एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ पे हैज़ के बाद में V3 चाहिए, तो V3 होती है शेव्ड और एडजेक्टिव क्या होता है? यहाँ पे इसको ले आओ शेवन। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही 8 वर्ब्स हैं, बार बार आपको मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल एग्जाम जैसी फीलिंग आपको आ रही होगी, उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसी बात पे फटाफट से एक लाइक कर दो। जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए वैसे सर को भी वीडियोस लाने के लिए मोटिवेशन चाहिए। फटाफट बता दो इसमें क्या एरर है। चलो ये बीच में आपने देख लिया ना, इससे कुछ मतलब नहीं है, इसने ऐसे घुसा रखा है कि ये जो बोल्डन सेंटेंस है उनमें बोल्डन जो वर्ड्स हैं उसमें कोई एरर नहीं है, तो इनका कोई मतलब नहीं है, इनकी तरफ ध्यान मत दो। कह रहा व्हेन आई बिकेम अ प्राइमरी स्कूल गवर्नर इन 1990 आई वर एस्टोनिश्ड टू डिस्कवर दैट देयर वाज नो फॉर्मल ग्रामर टेक्स्ट बुक्स इन द स्कूल। जब मैं बना एक प्राइमरी स्कूल का गवर्नर 1990 में, मैं एस्टॉनिश था, मैं इस चीज़ को देख करके हैरान था, परेशान था, एस्टॉनिश था, सरप्राइज था, डिस्कवर करके इस चीज़ को पता लगा के दैट वो ये कि कोई भी फॉर्मल ग्रामर की टेक्स्ट बुक्स नहीं थी स्कूल के अंदर। तो ये 1990 में गवर्नर बनके इसने देखा एक भी ग्रामर की स्कूल में कोई टेक्स्ट बुक नहीं लगती है। समझ गए सेंटेंस को? गलती क्या है? देखो 2 गलतियाँ हैं। पहली चीज़ तो आप आए के बाद में वर नहीं वॉज लगाते हैं। अब आप बोलोगे सर मैंने वर देखा है, इसीलिए तो ये वर लिख के इसने आपको दिया है पागल बनाने के लिए। आए के साथ में वर आता है जब आप कंडीशनल को यूज़ कर रहे हो या अपनी विश को बता रहे हो, ऐसी विश जो पूरी नहीं हो सकती। सेकंड कंडीशनल आपने पढ़ा है अनरियल फ्यूचर वाला, इफ़ आई वर अ बर्ड, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। सेकंड कंडीशनल में V2 यूज होती है और हमेशा वर्ड लगता है, कभी भी वॉज नहीं आता, और बाद में वुड प्लस में वर्ब की बेयर इन्फिनेटिव लगता है। इफ़ ही वर आवर बॉस वी वुड नॉट बी फायर टुडे। अगर वो हमारा बॉस होता, ही वर आवर बॉस वी वुड नॉट बी फायर टुडे, हम आज फायर ना होते, हमारी नौकरी आज ना जाती। तो इसमें सिंगुलर नाउंस के साथ में भी, सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ में भी हम वर लगाते हैं, वॉज नहीं लगाते, पास्ट सब्जेक्टिव मूड को यूज़ करते हैं। तो देखो वही केस है जहाँ पे आई के साथ में वर आता है, बाकी किसी केस में यहाँ पे कोई विश नहीं है, कोई यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड नहीं लगा हुआ, किसी तरह का कंडीशनल नहीं बना हुआ, यहाँ पे आई के साथ में लगाएं वॉज को। ये एरर दी थी आपके बैंक वालों ने, आपके जो है एग्जामिनर ने, तो आपको यहाँ पे पार्ट बी में एरर को बताना है। एक एरर को मैंने घुसाया हुआ है वो आप ढूंढो, इसके अलावा एक एरर को मैंने घुसाया हुआ है, फटाफट से ढूंढ लो। चलो दैट के बाद में नया क्लोज शुरू हो रहा है, देयर से क्लोज की शुरुआत हो रही है। देयर क्या होती है? डमी सब्जेक्ट होता है। इसके बाद में जो भी आती है वर्ब, उसका सब्जेक्ट वर्ब के बाद में रखा होता है। तो देयर वॉज नो फॉर्मल ग्रामर टेक्स्ट बुक्स,
बुक्स, इस वॉज वर्ब का सब्जेक्ट आपने बना दिया बुक्स को। नो एक एडजेक्टिव है, फॉर्मल एक एडजेक्टिव है, ग्रामर जो है ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ग्रामर टेक्स्ट बुक नाम के जो पूरे फ्रेज को बना रहा है। एक्चुअल में आपका जो सब्जेक्ट है वो है बुक्स, देर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। वर्ब यहाँ पे वॉज नहीं, वर्ब आएगी यहाँ पे वर्ड। तो याद रखें, देर आपको जहाँ भी मिल जाए उसके बाद में वॉज वर्ब मिले चेक कर लेना। वॉज वर्ब के बाद में सब्जेक्ट रखा होगा उसके हिसाब से वॉज आएगा या वर आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में वर, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में वॉज। बढ़े आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट देख लो इस क्वेश्चन को। कौन से पार्ट में एरर है फटाफट अपने को यहाँ से चेक करना है। चलो, बहुत कूल एरर है इसमें, ध्यान से देखना। सैंपल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द क्राइम सीन हैव बीन सेंड टू फोरेंसिक लेबोरेटरीज फॉर एनालिसिस टू असरटेन एनी लिंक टू द क्राइम। कह रहा सैंपल्स को ले लिया जा चुका है क्राइम सीन से और उनको सेंड भी किया जा चुका है फोरेंसिक लेबोरेटरीज को एनालिसिस के लिए, ताकि असरटेन कर पाएँ किसी भी लिंक को क्राइम के साथ। समझ गए ना, सैंपल ले लिए और लैब में भेज दिए ताकि एनालिसिस हो सके। सेंटेंस में बहुत ही बढ़िया वाली एरर है। देखो पहली एरर क्या मिलेगी आपको, हैव बीन प्लस में यहाँ पे आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होना चाहिए ना। सेंड, सेंट है ना, तो सेंट लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, यहाँ पे V1 का कोई काम नहीं है। तो ये आपका एरर बन गया इस पार्ट में, पार्ट बी में। अब ये तो एरर आपकी जो थी बैंक वाले ने दी थी, जो आपके एग्जामिनर ने। इसके अलावा भी सेंटेंस में आपको एक एरर मिलेगी, फटाफट से ढूंढो। इसके अलावा आपको कौन सी एरर जो है फर्स्ट एरर के बाद आपको मिल रही है। चलो सेंटेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। सैंपल्स आपका सब्जेक्ट है, हैव बीन टेकन इसकी वर्ब है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, क्राइम इसका ऑब्जेक्ट है, क्राइम सीन इसका ऑब्जेक्ट है। अब देखो हैव बीन सेंट, इसको सेंट मान लो, हमने इस एरर को सही कर दिया। ये होगी वर्ब नंबर 2, ये होगी वर्ब नंबर 1। दोनों वर्ब के बीच में एक कंजंक्शन होनी चाहिए एंड। पेपर में आपको एंड लगाने का मौका नहीं देगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि बीच में एंड लगाओ। एक्चुअल में क्या करना है, इस हैव बीन टेकन को आप यहाँ से हैव बीन हटा के पार्टिसिपल बना दें। अगर इस सेंटेंस को ऐसा लिखा जाए ना, सेंटेंस सैंपल्स टेकन फ्रॉम द क्राइम सीन हैव बीन सेंट टू द फोरेंसिक लेबोरेटरीज, ऐसे ये सेंटेंस जो आपका सही बनेगा। तो इस पूरे पार्टिसिपल को हमने वर्ब बना दिया था, वर्ब की जगह निकाल दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म छोड़ दो, एडजेक्टिव बना दो, सैंपल्स को मॉडिफाई कर देगा और हैव बीन इसकी वर्ब बन जाएगी। कंजंक्शन के बीच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर आपको वर्ड रिमूव करवा सकता है, नया वर्ड लगवाने के लिए जनरली आपको नहीं बोलता है ना। चलो ये होगी आपकी दूसरी एरर। फटाफट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छी एरर है, ध्यान से देखो। चलो देखो, प्रीचर टोल्ड अस दैट वी विल बी फॉरगेटन या फॉरगिवन फॉर आवर सिंस इफ़ वी रिलेंटेड। प्रीचर ने, जो पादरी था, जो हमारा अध्यापक था, उसने हमें बताया कि प्रीचर क्या होता है, जो प्रीच करे रिलीजन को या शिक्षा को। आपका अध्यापक भी आपका प्रीचर है, आपका पादरी भी, आपका पंडित भी आपका प्रीचर है ना। तो पादरी साहब ने हमें बोला, फादर ने, कि हम जो है फॉरगिवन होंगे, हमें जो है माफ़ी मिल जाएगी फ्यूचर में, बस जो है पैसिव वॉइस में, हमारे सिंस के लिए, हमारे पापों के लिए, अगर हम रिलेंट करें, अगर हम पछतावा करें। देखो पछतावे के लिए अपने पास वर्ड होता है इंग्लिश में रेपेंट, ठीक है ना। इसमें आप रिमोर्स दिखाते हो, किसी चीज़ के लिए पछतावा दिखाते हो। और रेलेंट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है सरेंडर करना। तो इसने, पादरी साहब ने क्या बोला, अगर आप पछतावा करो, अपनी गलती मान लो, तब आपको आपके सिंस के लिए जो है फॉरगिवन हो जाओगे। लेकिन सरेंडर की बात कहाँ पे आई, हम कोई आतंकवादी थोड़े ना, कहीं पे लिखा हुआ है कि हम जो भगोड़े हैं, कहीं के आतंकवादी हैं। पादरी ने बोला सरेंडर कर दो, रेलेंट कर दो, समझ लो मेरी बात को। तो यहाँ पे यील्ड या सरेंडर करने की बात नहीं है, रेलेंट करने की बात नहीं है, यहाँ पे सिंस के साथ में रिपेंट करने की बात है, उनका पछतावा करने की बात है। तो ये तो आपकी एरर है, रेलेंट की जगह रिपेंट करना है, सही वर्ड आपका ये होगा। दूसरी इसमें जो एरर है वो है टेंस की, ध्यान से देखें। अगर आपका टेंस पास्ट में चल रहा हो, दैट के बाद में जो नया क्लोज आएगा उसको भी आपको रखना होता है पास्ट में। विल तो फ्यूचर का बताने वाला जो है ना क्लोज बनाता है। अगर ऐसा है तो विल को मैं चेंज कर देता हूँ वुड में,
विल को और शैल को मैं चेंज कर देता हूँ वुड में, विल को और शैल को दोनों को। शुड कभी कभी आता है जब परमिशन चाहिए हो आपको, क्या मैं इस चीज़ को खरीदूँ, शुड आई बाय दिस, तो शुड याद ना रखें। विल और शैल, विल और शैल पास्ट टेंस के बाद में दैट के बाद वाले क्लोज जो आता है उसमें चेंज कर दिया जाता है वुड में, और मे को जो हम कर देते हैं माइट में। ये दोनों चीज़ें याद रखें, ठीक है। कैन को कुड में कर देते हैं। तो ये सारे के सारे नरेशन के जो टॉपिक है उसके जो है क्वेश्चन है ना। नरेशन के अंदर आप ऐसा ही करते हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टेंस में बदलते हो, विल को वुड में, शैल को वुड में, मे को माइट में और कैन को कुड में चेंज करते हो। तो यहाँ पे वुड होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, लास्ट सेंटेंस करवा रहा हूँ आज का। इसके बाद कुछ सेंटेंसेज आपको दूंगा ताकि आप भी उनको सॉल्व कर पाओ। चलो, एरर में फार्दर और फर्दर वाली जानते हो आप अच्छे से। फार्दर का मतलब होता है डिस्टेंस में आगे, मोर इन डिस्टेंस, और फर्दर का मतलब क्या होता है, एडिशनली, इन एडिशन टू, एडिशनली, है ना। फर्दर और फार्दर एक दूसरे के सिनोनिम भी है, जहाँ पे फार्दर यूज़ करो वहाँ पे फर्दर भी यूज़ कर सकते हो। जब डिस्टेंस में ज़्यादा की बात हो फार्दर भी ठीक है और फर्दर भी ठीक है, लेकिन जब एडिशनली की बात हो सिर्फ फर्दर ही ठीक है, फार्दर वहाँ पे ठीक नहीं है। अब यहाँ देखो, प्लान्स टू होल्ड फार्दर रेफरेंडम्स इन अनदर रीजन्स वर फर्स्ट पोस्टपोन्ड एंड देन कैंसल्ड। जो प्लान्स हैं और एडिशनल रेफरेंडम को होल्ड करने के, रेफरेंडम होता है जनमत संग्रह, है ना, जनमत संग्रह को और ज़्यादा जो है होल्ड करने के दूसरे रीजन्स में पहले उनको पोस्टपोन किया गया और फिर उनको कैंसिल किया गया। सीधी सी बात है, एडिशनल की बात हो रही है, फार्दर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे लगाना है फर्दर, फर्दर रेफरेंडम्स। ये तो आपकी ऑफिशियल एरर थी इस क्वेश्चन में। अब एक एरर आपको एडिशनल मिलेगी, फटाफट ढूंढो एडिशनल एरर कौन सी है। फर्दर को फार्दर में, फादर को फर्दर में चेंज करने के बाद में दूसरी एक और एरर है इसी सेंटेंस में, ढूंढने की कोशिश करें। चलो याद रखें, अनदर के बाद में सिंगुलर नाउन और अदर के बाद में प्लूरल नाउन। अदर के बाद में क्या आता है, प्लूरल नाउन। अच्छा, अनदर कैसे बना है, एन प्लस में अदर से ही तो अनदर बना है, तो एन किसके आगे आता है, सिंगुलर नाउन के पहले। तो यहाँ पे रीजन्स है ना, यहाँ पे अनदर आ ही नहीं सकता, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा अदर रीजन्स। समझ गए। एक और चीज़ याद रखना, एनी अदर और नो अदर, इन दोनों के बाद में सिंगुलर नाउन आ जाता है, क्योंकि एनी और नो आपस में दोनों जो है सिंगुलर चीज़ की तरफ इशारा करने वाले हैं। तो भले ही अदर आ रहा हो, अदर के बाद में प्लूरल आता हो, लेकिन एनी अदर और नो अदर इन दोनों के बाद में सिंगुलर नाउन आ जाता है। तो अदर, एनी अदर, नो अदर, इनको याद रखना। चलो, ग्रामर सीरीज़ का पार्ट है ये, एडजेक्टिव वाले चैप्टर में करवा चुका हूँ मैं ना अच्छे से। फटाफट से अपना क्विज देख लो आज का। 3 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, आंसर को पहले आपको खुद निकालना है और फिर आपको आंसर मिलेगा कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, एक एरर के अलावा एक एडिशनल एरर भी मिलेगी हर एक जगह। तो एरर को 2-2 ढूंढना है आपको, एक नहीं बल्कि 2-2 एरर्स को, जहाँ पे हो वहाँ पे 2 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्विज का, ढूंढने की कोशिश करो एरर कहाँ पे है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दिस इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन एंड दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। तीनों के आंसर कहाँ मिलेंगे, कमेंट सेक्शन में। क्लास का टाइमिंग फिक्स है, 9:30 पौने 10 बजे करीब आपको रोज़ मिल जाएगी। लाइक और शेयर कर देना, मोटिवेशन कम मत होने देना, अपना भी और मेरा भी। मुलाकात होगी कल की वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।